मौलवी साहब पढ़ाते थे तो एक बार उन्होंने ऐसे ऐसे मार दिया मेरे को। अच्छा तो मैं बच्चा था, मैंने उनको मार दिया ऐसे। अच्छा तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते निक चाकी भली पिस खाए संसार। कब तक आएगा ऐसे बुलेट ट्रेन, कुछ आइडिया है? यूपीएससी तूफान है, ऐसी कोई बात है? आपको लगता है कि यूपीएससी करने के बाद आप बहुत राजा बन जाते हो और आप महान आदमी बन जाते हो, ऐसा कुछ है ऐसा? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे होंगे। कोई अपने घर में, कोई बगान में, कोई तूफान में या चाय की दुकान पे इस वीडियो को देख रहा होगा और अपने मन को समझा रहा होगा कि इस वीडियो से हम सीख रहे हैं। इस वीडियो से कुछ सीख के इम्प्लीमेंट करके लाइफ में एक्शन करके आप अपनी लाइफ में वैल्यू लेकर आए। जो आज शख्स हमारे साथ हैं वो किसी एक विभिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशन में है, वो एक अपोजिट प्रकार के ऑक्यूपेशन में है, जो साहित्य में है, जो ज्ञान में है, जो साइकोलॉजी में है, जो अंडरस्टैंडिंग में, जो माइंडसेट में। तो मिलते हैं सर तेज प्रताप सर से। सर कैसे हैं? नमस्कार। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग द शो, Thank you, फॉर Rahul. गिविंग Thank टाइम you. सर। सो जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आपका मैंने अपोजिट जो प्रोफाइल दी, एक तरफ सर रेलवे अधिकारी हैं और एक तरफ साहित्यकार। ये जो मैच है सर, सही बात है, इसी में ही हो आप? जी। तो कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? आपका बेसिक प्रोफाइल क्या है सर? मेरी जो एजुकेशन है, मैंने इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, आईईटी। मैं वहाँ बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और इसके बाद मैंने यूपीएससी के द्वारा रेलवे ज्वाइन किया, तो अभी मैं रेलवे सर्विसेज में हूँ। और वर्तमान में मैं जो हाई स्पीड प्रोजेक्ट है, जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इंडिया का है, उसमें मैं हूँ। अच्छा, तो सब बुलेट ट्रेन से और इस तक का सफ़र हम तय करेंगे अभी, और इस वीडियो में निकालेंगे, इसमें निकालेंगे कैसे इस तक का सफ़र में आपने कई की चीज़ें सीखी हैं और कई की चीज़ आप बताते हो और कई की चीज़ आपने इसमें लिखित भी निकाली है। तो ये सर, ये कैसे सफ़र हुआ? आप स्टार्टिंग कैसे हुई? आपका रुझान इस तक कैसे पहुंचा? तो हम समझते हैं आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई, आप कहाँ से आपने पढ़ा, आपने बताया आपका जो पैदाइश लखनऊ की है, स्टार्टिंग कैसे हुई सर आपकी, और किस किस विषय में आपको रुझान था बचपन में? जैसे कहते हैं कि जो लाइफ होती है एक पाथलेस लैंड होती है। आप चलते जाते हो और मंजिलें आती जाती हैं। आप पहले से निश्चित नहीं करते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन ये है कि आपको चलना है, आपने निश्चित कर लिया है। तो मैंने भी चलना निश्चित किया था और चल रहा हूँ। और चलने के दौरान बहुत सारी नई मंजिलें, नए टारगेट्स मिलते गए। तो ये गांव से शहर तक का सफ़र है। मैं मूलतः गांव का हूँ। मूलतः गाँव कहाँ पर है सर? गांव उत्तर प्रदेश में एक बहराइच ज़िला है, लखनऊ के पास में, मैं वहाँ का हूँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई लखनऊ वहीं पे हुई, गांव में हुई। हाई स्कूल तक मैंने गांव में पढ़ा। इसके बाद मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी। जिसे बताया सर आपने। जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कोई बचपन का कोई किस्सा, कोई बात ऐसी हुई जो आपको आज भी काम आती है या आज भी चेंज किया आपको? कोई किस्सा कोई हुआ आपको बचपन में कभी ऐसा? जी। मैं जब शुरुआत में पढ़ता था, करीब 4 या 5 में रहा होऊंगा। तो मेरे एक टीचर आया करते थे, मौलवी साहब। मौलवी थे, एक्चुअली वो रिटायर्ड टीचर थे। अच्छा। तो मुझे आके ट्यूशन देते थे। तो उनका जो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था एक्चुअली। मतलब वो जब पढ़ाते थे तो उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो बुकिश नहीं था। अच्छा। वो कुछ डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बता करके पढ़ाया करते थे। और उस किस्से को मैंने अपनी किताब का नाम भी रखा है। किताब मेरी है, आर्टिकल्स है, लेखक किताब है। उसका नाम है गोली डंडा हुआ होएगा, पेट चीर दिया बा होएगा। समझाइए सर। अब ऐसे कहें कि सपोज जैसे पढ़ाते हैं, एक वर्णमाला हिंदी की होती है, तो उसमें अगर एक डंडा और एक गोली मिला तो वाह बन गया। उसको पेट चीर दिया तो बा बन गया। पाँव लगा दिया का बन गया। अच्छा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग पढ़ाई हमारी एक्चुअली हुई थी इस तरह से। जो एक चीज़ समझ में आ गई तो हमें जी, कि आप एक ना ह्यूमर डाल के अपने कुछ बता दिया आपने। ह्यूमर कह सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका पढ़ाने का था, जिससे जो पढ़ने वाला होता है उसको कभी फील नहीं होता कि पढ़ रहा है। वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग लर्निंग होती है, अच्छी जर्नी होती है, प्लेफुल तरीके से। एग्जैक्टली। ठीक है।
तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। कोई किस्सा कोई याद हो सर, कोई कोई पिटाई हो, लड़ाई हो, कोई पिताजी की डांट हो या माँ की डांट हो, जिससे आपको लाइफ में बड़ा सीख मिली हो, लर्निंग मिली हो? मैं बता दूं श्रोता जो सुन रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल रैंडम है, हमने कोई स्क्रिप्टेड नहीं किया है, सर से खटा कभी बात की और बैठे हम स्टार्ट किया है, तो जो सर बताएंगे वो रैंडमली बताएंगे। जी, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, बताना चाहूँगा मैं एक्चुअली। कोई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, नेचुरल है जो है। बिकॉज वी वांट ऑल थिंग्स टू बी नेचुरल, जो हमारे दिल से निकले वो नेचुरल निकले। जी। ठीक है सर, तो एक किस्सा और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी शिक्षक थे। तो सामान्यतः क्या होता था कि जब कोई 15 अगस्त है या 26 जनवरी है या गांधी जयंती है, तो उस समय बच्चे कुछ प्रोग्राम दिया करते थे। तो कोई कविता सुना रहा है, कोई गाना सुना रहा है, कोई देशभक्ति गीत। तो उस समय जो माहौल था गांव का, फिल्मी गाने थोड़े वर्जित थे, और किसी ने फिल्मी गाने गाया तो मतलब ये कहा जाता था कि बच्चा बिगड़ रहा है। तो सब 15 अगस्त का समय था, किसी ने कविता सुनाई, किसी ने कहानी सुनाई, किसी ने चुटकुले सुनाए, जो उस समय एक्सेप्टेड चुटकुले थे उस तरह से। एक हमारे साथ के एक हमारे सीनियर थे, वो पहुँचे मंच पर, उन्होंने एक गाना, एक फिल्म का गाना शुरू कर दिया, एक गोटेदार लहंगा निकलो जब डाल के। अच्छा। तो इन्होंने जो इतना बोला उससे बहुत डांट पड़ी, भाग यहाँ से, क्या कर रहा है। तो अभी मुझे याद है कि वो जो हमारे सीनियर थे जो सुना रहे थे, हाँ, उनका पूरा गाना पूरा नहीं हो पाया था, वो लहंगा पहन नहीं पाए उस 15 अगस्त पे और उनको डांट दिया गया। अच्छा। ऐसे बहुत सारे मतलब तो आपको ये किस्सा अचानक याद है? याद है। ठीक है, तो अगर सर आगे चलें, एक किस्सा और बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल बताइए। बचपना था, पता नहीं है, जो मौलवी साहब पढ़ाते थे, तो एक बार उन्होंने ऐसे मार दिया मेरे को। अच्छा। तो मैं बच्चा था, तो मैंने उनको मार दिया ऐसे। मुझे बहुत डांटा गया घर पे, पिता ने डांटा, माता ने डांटा कि भाई ये क्या तरीका है, बदतमीजी क्यों कर रहे हो। बोले बदतमीजी में की भी नहीं थी, इंस्टेंट हुआ था कि आपने किया तो आप भी लीजिए, एक्शन रिएक्शन आपने उनको एक्शन में आपने लगा दिया है। लेकिन बहुत बहुत प्रिय है, अभी उनको ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। अच्छा। उन्होंने जो बच्चों ने पढ़ाया, एक अच्छी फाउंडेशन दी। क्या सीखा आपने अभी? क्या आपको लगता है कि उन्होंने मुझे ये फाउंडेशन में ये पॉइंट जरूर दिया जिससे आज भी मेरे पास काम आ रही है? कोई कुछ सीखा? जी, जैसे मैंने बताया कि जो पढ़ाया उन्होंने, गोली डंडा हुआ होएगा, मतलब होएगा एक अवधि का शब्द है। जब गोली डंडा हुआ हो गया, अगर कहें खड़ी बोली बोले तो ये जो पढ़ाने का उनका तरीका है कि जो बताना है तो रियल लाइफ से उसको रिलेट करना है, ना कि बस बुकिश नॉलेज नहीं। तो यही चीज़ है उनका। वो पढ़ाने आते थे मेरे घर पे 70-75 साल की उम्र में। अच्छा। तो जैसे हम कहते हैं ना कि 60 साल हुआ तो हमारा जो माइंड सेट होता है कि रिटायर हो गए, अब क्या करें, अब कोई ज़िंदगी में उद्देश्य नहीं है। लेकिन उनके अंदर था कि 75 साल के थे, पेंशन मिलती थी, इसके बावजूद भी पढ़ाने आते थे। 75 साल के पर्सन आपके घर पे ट्यूशन पढ़ाने आ रहा है? मतलब बहुत दूर नहीं था, करीब रहा होगा तो 1 किलोमीटर के आसपास। तब भी वॉक करके आते थे और पढ़ाते थे, किस्से कहानियाँ सुनाते थे, उनके जो किस्से कहानियाँ थे इस तरह से। तो कोई किस्से कहानी याद है सर? जैसे कहानियाँ तो नहीं इस तरह नहीं याद है, लेकिन बहुत मज़ेदार जर्नी थी एक्चुअली। अभी मुझे 2-3 इंसिडेंट आपको बताया जिस तरह से। तो उनका जो कि होता है ना कि काम लगातार एक एम है, लाइफ कभी रिटायर इंसान नहीं होता है, मतलब टिल द लास्ट ब्रेथ कोई रिटायर नहीं होता। तो उनका भी था कि ठीक है कि उनको पेंशन मिलती थी, अर्निंग की ज़रूरत नहीं थी, छोटी फैमिली थी, पर उनका इंटरेस्ट पढ़ाई का था कि मुझे पढ़ाना है किसी को, मतलब पैशन था पढ़ाना, कि किसी बच्चे को से इंटरेक्ट करना है। कुछ लोगों का पैशन होता है कि बच्चों से इंटरेक्ट करना है, बातचीत करनी, उनको पढ़ाना, जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस उसको आगे देना। मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने पैशन डेफिनेशन पढ़ी थी मैंने। पैशन इज व्हाट व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टेड एनीथिंग इन रिटर्न। तो आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि आपको रिटर्न कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। पैशन इस तरीके का होता है। करेक्ट। तो आई थिंक वो उस उम्र पे उस पड़ाव पे जाके काम करा रहे थे, पैशनेट थे वो। पैशनेट थे, और रिटर्न में अगर आप कुछ नहीं भी मांग रहे हैं तो खुशी मिलती है आपको, तो बिना कुछ कहे ही आपको मिल जाता है। तो जब आपकी फीलिंग है कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में, तो आपके अंदर मतलब आपको नेचुरली कुछ ना कुछ आपके अंदर आ ही जाता है, खुशी आ जाती है। पढ़ा दिया आपने, कुछ ज्ञान दे दिया, कुछ नॉलेज दे दी, उसमें इंट्रैक्शन कर लिया, तो आपको एक जो आपके अंदर हार्मोन्स डेवलप होते हैं, जो पॉजिटिव हार्मोन्स डेवलप होते हैं, तो अच्छा हेल्दी फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, खुशी से घर जाते हो, बच्चों से अच्छे से बिहेव करते हो, मतलब ओवरऑल अच्छा माहौल होता है। तो ये एक जो कंटिन्यूसली आप जो हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हो, उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो बिल्कुल पैशन का ही फायदा है एक्चुअली। तो ये सर कहीं आपसे जुड़ा मिला आपको, ये पैशनेट आपके एनर्जी में मैच किया कहीं?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मतलब काफ़ी कुछ लर्न किया मैंने इस अच्छा। चीज़ से कि अभी मैं बताता हूँ, ये मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं, उनके भी एग्जांपल्स हैं कि आपको हमेशा लर्न करना चाहिए। लर्निंग एक लगातार सतत प्रोसेस। प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और लगातार लर्न करना चाहिए। और जो आपने लर्न किया उसको अनलर्न करना भी लर्निंग है। कि आपने अच्छा। सपोज कि बहुत पहले किसी ने आपको कुछ बता दिया था, आप उससे मिस्टेक हो गई, नहीं यही चीज़ सही है, ऐसा नहीं होता। तो लर्निंग का पहला स्टेप है कि अनलर्न द लर्न, जो वॉट एवर यू हैव लर्न दैट शुड बी अनलर्न। एक बार उसको आप जीरो पे आ जाइए, स्लेट खाली करके अब नए सिरे से। मुझे इसकी इस बात पे कहानी याद आ रही है, जी। शायद वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स भी है, शायद इस बात पे भी है। किसी ने सुनाई थी कि कहानी ऐसी है कि एक पति पत्नी होते हैं, एक अंधा होता है पहले, अंधा अपना नॉर्मल जीवन बिता रहा होता है, उसके फादर ठीक ठीक होते हैं, और उसको फिर वाइफ भी अंधी दी जाती है कि आपकी वाइफ भी अंधी होगी, दोनों पति पत्नी अंधे अंधे। जी। तो फिर वो जब भी खाना बनाते, वो पत्नी खाना बनाती और उसका हस्बैंड बैठा होता कि जाओ रोटी लेके आओ। रोटी रखते वो तो, और पत्नी बनाती है 3 रोटी और उसको पति को मिलती 2 रोटी या 1 रोटी मिलती। तो वो पति चिल्लाते तुम रोटी कम कर रहे हो क्या? तो पत्नी बोलती है रोटी तो कम नहीं कर रही हूँ, बना रही हूँ मैं, 3 रोटी बनाई है। बोला मुझे तो 2 मिल रही हैं। तो डेली ऐसे होता रहा कि 5 रोटी बना रही, 4 मिल रही है, 3 बना रही, 2 मिल रही है, 1 मिल रही है। तो उनको लगा कोई झोल है, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने समझ में आया, उनके पास डंडी थी एक, वो फिर वो जो ब्लाइंड आदमी थे वो डंडी मारते तो फिर वो रोटी कम नहीं होती थी। तो समझ में आया कि यहाँ कोई बिल्ली है, यहाँ पर बिल्ली है, कोई कुत्ता वुत्ता है यहाँ पर, ये हमारी रोटी ले जाता है। ओके। समझ गए? तो रोटी कम हो जाती है, तो उन्होंने डंडा मारना शुरू कर दिया। जी। तो वो जब भी खाना खाते, वो उनकी वाइफ खाना बनाती और वो पर्सन डंडा मारते और फिर रोटी खाते, तो उन्हें एग्जैक्ट रोटी मिलती। अब आगे पड़ाव आ गया, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे सही अच्छे थे, ब्लाइंड नहीं थे, बढ़िया थे, सक्षम थे। लड़का बड़ा हुआ, लड़की की शादी हुई, लड़का भी फिर उसी फेज़ में वो भी आया करते, वो भी किचन में बैठता, कभी चाहता। तो एक दिन उसकी वाइफ खाना बना रही थी, वाइफ खाना बना रही, तो लड़का, वाइफ खाने ने उसको खाना दिया, लड़का खाना खा रहा, लड़का भी डंडा मार रहा, सेम डंडा मार रहा वो भी। एक दिन उससे वाइफ ने पहले दिन कुछ नहीं कहा, बोले लगता है कुछ इनका कुछ होगा। सेकंड दिन वाइफ ने पूछ लिया कर क्या रहे हो आप? मैं खाना बना रही हूँ, डंडा मार रहे हो, कोई तमीज़ है कि कुछ नहीं है? तो बोलते हमारे पिताजी मारते थे, अब हम भी ऐसे मार रहे हैं। तो मतलब वो लर्न किसी वजह से किया था, अब वो अनलर्न नहीं कर पा रहे उसे किसी वजह से। Exactly. तो वो चलती आती है ऐसी प्रथा। आई थिंक ये ट्रेडिशनल भी है, अनलर्न भी है, तो इससे मैच खाती मुझे लगता है। जी जी जी। इनफैक्ट आप देखें जो समाज में या देश में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिसको हम ढो रहे हैं, क्योंकि परंपराएं कभी जो बनी थी उसका कुछ कारण रहा होगा, उसमें हो सकता है। अब उसको बिल्ली रही होगी कोई। हाँ, बिल्ली रही होगी। हाँ। अब उस बिल्ली को लगातार आप ढोए क्यों जा रहे हैं? आप देख लीजिए बिल्ली है कि नहीं है। हाँ। बिल्ली है नहीं भी है, फिर भी आप ढोए जा रहे हैं। परंपराएं थी, आप बोलते हैं, आपका आर्गुमेंट होता है कि परंपराएं नहीं, उसको हम उसका पालन नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो बड़ा ज़रूरी है कि परंपराएं, जब तक परंपराएं अगर तालाब की भांति हो जाती है तो सड़ जाती है। परंपराओं नदी होना होता है कि लगातार वो चलती रहें, बहती रहें, और जो नया पानी आता रहे, जब बरसात का पानी हो, चाहे किसी और नदी का पानी हो, उसमें मिक्स होता रहे, तो जब बहेंगी तो स्वच्छ रहेंगी, साफ रहेंगी, चेंज रहेगी। जी। तो वही बात माइंड की भी है। हाँ। अनलर्निंग, अदरवाइज माइंड क्लटरिंग हो जाती है, वरना वो डंडा मारता रहेगा। हाँ, कि आपने हमेशा कुछ ऑलरेडी रख रखा है माइंड में कि ऐसा है। सर यूपीएससी का बड़ा आपने जब नाम लिया, यूपीएससी के लिए बड़ा लोगों को और यूथ को बड़ा क्रेज़ है। यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ है, यूपीएससी तूफान है। ऐसी कोई बात है आपको लगता है कि यूपीएससी करने के बाद आप बहुत राजा बन जाते हो और आप महान आदमी बन जाते हो, ऐसा कुछ है? ऐसा एक आप ही मान लें कि मकान में जितना एक जो ईंट न्यू में है उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है। तो ये जो छत पे लगी उसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। उसी में जो ऊपर ये जो डेकोरेशन हुआ उसकी भी इंपॉर्टेंस है, या टीवी लगा उसका इंपॉर्टेंस है। तो वैसे यूपीएससी है। यूपीएससी मान लीजिए कि वहाँ से जो यूपीएससी क्वालिफाई करके आता है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कुछ पावर्स होती हैं, दिखता ज़्यादा है, ज़्यादा रिकग्नाइज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो महान हो गया। वो भी एक सामान्य इंसान है और काम सामान्य करता है। जब आप सर्विस में आते हो तो आपको लगता है कि आप बहुत नॉर्मल टाइप के हो। तो ये जो एक परंपरा है, परंपरा फिर बोलूँगा मैं, परंपरा है कि महानता, तो यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया ये या उस पोस्ट पे आ गया तो महान हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी कसौटी इसमें है कि हम सामान्य बने रहें। मतलब ऐसा कुछ नहीं है।
बिल्कुल नहीं है, सामान्य बने रहना ही इम्पोर्टेंट है। और यूपीएससी कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, उसके अंदर पैशन है, अगर पैशन है तो पैशन है, और कंसिस्टेंटली अगर काम कर रहा है, पढ़ रहा है, तो सही सही दिशा में काम कर रहा है, तो यूपीएससी कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। और बहुत सारे यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किए हैं, वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, ये भी है। अच्छा, तो दोनों एग्जाम्पल्स हैं। यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया, उसने कोई अदर फील्ड में गया, वहाँ ज़्यादा बेटर कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि एक मापदंड बना दिया गया कि ये पॉइंट जैसे यूपीएससी हो गया, ये हो गया, या ये आपके पास गाड़ी हो गई वाली, ये पर्टिकुलर ये सामान हो गया, तो आप बड़ी ओहदे पे हो, ऐसा बना दिया गया। मैं इससे पहले मैं इस ओहदे से पहले आना चाहूँगा कि सर आपने यूपीएससी क्यों पकड़ी थी, क्यों यूपीएससी? आपका भी मन में ये था कि ये बड़ा चीज़ है, ऐसा था? नहीं, जैसे जिस बैकग्राउंड से हम लोग थे, हाँ। गांव में जो होता है ना, यूपी बिहार या जो उत्तर भारत के जो क्षेत्र है, राज्य हाँ। है, वहाँ एक पैशन पहले तो यही था ना कि इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, यूपीएससी में जाना है। हाँ, यही पहले ऑप्शन रहते थे। हाँ, पहले कोई ऑप्शन नहीं था कि आईटी में जाना है, या सॉफ्टवेयर का ऑप्शन ही ओपन नहीं हुआ था, या हो रहा था उस समय। मतलब एक अनिश्चित टाइप का था, अनसर्टेन था कि क्या होगा उस समय। तो ये बेहतर था कि ये ऑलरेडी एक स्टेब्लिश फील्ड है, स्थापित क्षेत्र है, यहाँ पे अगर आप मेहनत करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है। अगर वहाँ नहीं भी जाते हो तो आप इतना पढ़ लेते हो कि बाद में आप कुछ ना कुछ अच्छे से कर लेते हो। तो एक सेफ ऑप्शन था कि चलो अच्छे से पढ़ेंगे, सब्जेक्ट अच्छे लेंगे, बढ़िया मेहनत किया जाएगा, तो अगर नहीं यूपीएससी में जा पाए तो बाद में ठीक है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे तो कुछ और काम करेंगे। तो सेफर साइड था एक्चुअली, उस तरह सेफर साइड था। मतलब चलो मतलब आपकी जो निजी फैमिली थी, मतलब उच्च स्तर की थी कि नहीं, मतलब मीडियम स्तर की थी? नॉर्मल थी, सामान्य स्तर की। हमारे जो किसान परिवार के हम हैं। अच्छा। किसान परिवार के कुछ लोग सर्विस भी करते थे, तो हम भी सर्विस में आ गए। कुछ लोग किसानी भी करते थे, कुछ सर्विस भी करते थे। अब भी गांव जाता हूँ तो मैं खेतों में जाता हूँ, बाग में जाता हूँ, तो अच्छा लगता है। अभी रेलवे की स्थिति सर कैसी है? रेलवे कैसे चल रहा है, आपको कैसा लगता है? रेलवे अच्छा चल रहा है, बढ़िया हम लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अच्छा करने का। क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले सर आगे, जो कि बताने लायक हैं, बोल सकते हैं, इसके ऊपर बात कर सकते हो? नहीं, जैसे अभी आप देखें तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जिसमें काम कर रहा हूँ, वही वो भी तेज गति से चल रहा है। कब तक आएगा सर बुलेट ट्रेन, कुछ आइडिया है? अभी एक उसमें कई सारे माइलस्टोन डिवाइड किया गया है। कुछ माइलस्टोन 2027 में उसका आने का हुआ है। ग्रेट। बुलेट ट्रेन की भी मतलब देखेंगे इंडिया में? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल। बड़े अच्छी गति से काम चल रहा है और बड़ी अच्छी टीम है, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आएगा तो ही। ठीक है। क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट हैं, बहुत टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट होते भी हैं, कि जब आपकी ट्रेन 320 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको अलग से ट्रैक बनाना पड़ता है। अब सर फास्टेस्ट स्टेज कौन सी है? अपनी राजधानी है सबसे फास्टेस्ट? राजधानी। उसकी स्पीड कितनी है? राजधानी चल तो सकती है 160 तक, 130 से चलती है। अच्छा, 320 मतलब डबल? हाँ, यस। मतलब अगर मैं यहाँ से अगर आगरा जाते हैं, शायद राजधानी में 1-1.5-2 घंटा लगता है, और उसमें जाएंगे तो कितना, आधा घंटा? देख लीजिए, अगर 320 चलती है सबसे कितना लगेगा। मतलब इतना अच्छा काम होने वाला है। तो मतलब इस एक बड़े प्रमुख प्रोजेक्ट में भी आप उसमें भी शामिल हो? हाँ, जस्ट मैं फॉर्चुनेट हूँ और बड़ा आभार महसूस करता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और अच्छा मौका मिल रहा है, अच्छी लर्निंग हो रही है। अच्छा, इसमें भी लर्निंग हो रही है सर? लर्निंग पढ़ना ही पड़ता है, इसलिए मैं निकालना चाह रहा हूँ कि लर्निंग हड़े चल रही है आप। जी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमने यूपीएससी की बात की, अब आगे चलते हैं, साहित्य में आपका रुझान कैसे घुसा है इसके अंदर? आप यूपीएससी के बाद आप सर्विस कर रहे हो, आप कितने साल हो गए सर आपको सर्विस में? करीब 24 साल हो गए। 24 साल से आप रेलवे सर्विस में? जी। इस रेलवे सर्विस में से और रेलवे की सर्विस में कुछ कण बताएंगे, कुछ इसमें सीखा आपने इसमें से? रोज़ लर्निंग होती है। अब ट्रेन की बात करें तो ट्रेन का जो होता है कि एक डिब्बे में कितने लोग होते हैं, आप देखें तो उसमें हर क्षेत्र के, हर भाषा के और बहुत सारे समाज के अलग अलग तबकों के लोग होते हैं। तो रेलवे जो यूनाइट करता है ना, कहते हैं कि एक विभिन्नता वाली बात है कि सारे बैठे हुए एक कंपार्टमेंट में और बातचीत कर रहे हैं। तो रेलवे अपने आप में एक दुनिया है। हाँ, मैं मतलब पूरी दुनिया के साथ बैठती है। दुनिया भी अलग, रेलवे एक अपनी अलग ही दुनिया है। बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत लाखों लोग काम करते हैं, साथ साथ लोग लगातार ड्यूटी पे हैं, 24 घंटे, मतलब 24 आवर लोग ड्यूटी पे होते हैं, तभी ट्रेन चल पाती है। मतलब टीम वर्क है इसमें पूरा? टीम वर्क है, एग्जैक्टली टीम वर्क है। वही टीम वर्क ना हो तो मतलब मैं देखता हूँ कि कहाँ से उन्होंने बनाया हुआ है और कितनी वो प्रिसाइज चलती हैं, तभी से काम बन पाता है, नहीं बन पाता। बिल्कुल। जब इवन दिवाली, होली या जब लोग छुट्टियों पे होते हैं तो भी लोग काम करते हैं। जो हमारे लोको पायलट्स होते हैं वो तो लगातार रात दिन, ट्रेन अगर जा रही है तो वो तो चलते ही चलते हैं लगातार। हम सो रहे हैं, वो चल रहे हैं, क्योंकि उनके कंधों में जिम्मेदारी है। 2000 लोग जो साथ में जा रहे हैं उनके ट्रेन में, जिम्मेदारी होती है। तो एज ए ट्रेन मैनेजर है, जिनको गार्ड बोलते थे, ट्रेन मैनेजर कहते हैं,
सर या और बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं, हाँ जो एसी अटेंडेंट्स हो गए, या जो क्लीनिंग स्टाफ होते हैं, सबका बड़ा बड़ा बहुत ही अभूतपूर्व योगदान है साफ़ सफाई में या ट्रेन की मेंटेनेंस में। तो मतलब इस टीम वर्क को पूरे मतलब कहीं भी हम कॉपी पेस्ट भी कर दें तो संस्थान ऐसे ही चलता है। बिल्कुल चलता है। टीम वर्क अगर झाड़ू मारने का अलग अलग रोल है, उसका प्रमुख रोल है, सबका प्रमुख रोल है। मतलब हर किसी का अपना रोल है। सपोज कि एक हमारा गोल है ना, जैसे सपोज कि हम बात कर रहे हैं या कोई किताब लिख रहे हैं, तो किताब राइटर ने लिखा, फिर जो टाइपिस्ट है उन्होंने टाइप किया, पब्लिशर ने उसको पब्लिश किया, किसी ने प्रिंट किया, किसी ने प्रूफ रीड चेक किया, किसी ने कवर पेज बनाया। तो हर किसी का उसमें मार्केट किया, अलग अलग रोल है एक्चुअली। तो किसी रोल को हम कम नहीं कर सकते, सबका रोल महत्वपूर्ण है। अब हो सकता है किसी का रोल ज़्यादा है, किसी का कम हो सकता है, बट सबका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो महत्ता है ना हर किसी के रोल को, वो बहुत ज़रूरी है। उसको मतलब उस अंदाज में उसको क्रेडिट दिया जाए, वो बहुत ज़रूरी है टीम वर्क के लिए। सर उससे टीम मोटिवेट भी होती है। रेलवे में क्राइसिस आए, कितनी कभी आए हैं क्राइसिस रेलवे में? मतलब पूरी हालत ख़राब हो गई हो, कुछ इमरजेंसी हुई रेलवे में हुई हो, कभी हुआ ऐसे? नहीं, इश्यूज आते रहते हैं। इतनी सारी ट्रेन चल रही हैं। अब अगर आप देखें कि डेली जो जैसे, मैं आपको रुकना चाहूँगा, जो ये क्राइसिस बहुत बड़ा आया हो और आप लोगों ने मतलब इंटरनल टीम ने सॉल्व किया और बाहरी लोगों को पता ना हो, ऐसा कभी हुआ है? रोज़ाना ऐसा होता है। रोज़ाना बहुत क्राइसिस होती है, बहुत बातें होती हैं, पूरी टीम जाती है, फील्ड में जाती है दौड़ के, रात सो रहे हैं, अचानक फ़ोन आ गया, आपको जाना पड़ता है। होता है ऐसे रोज़? ऐसा होता है, रोज़ होता है। इतना बड़ा सिस्टम है तो कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही हैं। कहीं किसी की कंप्लेन है, रेलवे कंप्लेन वाली बात कर लें, मान लिया कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी ने कंप्लेन किया कि उस मतलब रिक्वेस्ट की मदद की कि उसके बच्चे को मिल्क चाहिए, तो हमारे आरपीएफ के स्टाफ मिल्क ले जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है। ऐसे भी मतलब डेली हीरोज़ पैदा हो रहे हैं, मतलब होते हैं। बिल्कुल। और जो कि अनसंग हीरोज़ होते हैं, बट है, वो चलता रहता है। जी। सर मैंने एक रेलवे मैन एक वो आई थी, सीरीज़ आई थी, उसके अंदर मैंने वो सीरीज़ देखी थी। रेलवे मैन में भोपाल त्रसदी हुई थी 1984 के आसपास, 84 के आसपास हुई थी। हाँ। उस टाइम इमरजेंसी भी लगी थी। इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी पहले लगी थी। पहले लगी थी, इंदिरा गांधी का टाइम था। हाँ, 84 के आसपास ही। तो उस टाइम कुछ आपको बातें याद है आपको उस टाइम की? आप उस टाइम थे? नहीं, वो तो 84 बहुत पहले था। मैं तो बहुत ज़्यादा मैंने पुराना कर दिया। बहुत छोटा था समय। मैंने ज़्यादा पीछे लग गया। जी, बहुत छोटा था। अच्छा ठीक है सर, मुझे लगा उसमें जानते हो। ठीक है सर। मतलब रिसेंटली अब कोरोना की बात करें, हाँ, और ट्रेन का कितना लगातार, जब बिल्कुल हर जगह लोग आइसोलेटेड थे तो भी ट्रेन चल रही थी। इवन हम लोगों ने एक पीपी किट बनवाया है और बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बांटी हैं हम लोगों ने ट्रेन में। हाँ, ट्रेन में, बाहर भी स्टेशन पे, यहाँ फैक्ट्रियों बनती थी पीपी किट्स वगैरह, और सैनिटाइजर बनते थे, बहुत सारी चीज़ें लगातार। मतलब रेलवे मैन कह सकते हैं कि आर्मी के बाद रेलवे सेकेंड आर्मी कह सकते हैं। अच्छा, कि कंटिन्यूसली ऑन द मूव, मतलब उनको काम करना तो करना, बेसिकली पैशन है रेलवे। मतलब एक वो तरीके की पूरी आर्मी बनी हुई है रेलवे। अगर वो मतलब वो सेकंड आर्मी बनी हुई है, वो पूरे देश को चला रही है। ट्रांसपोर्ट और लोग, उनका आना जाना, उनकी बिजनेस, सब कुछ वैसे चल रहा है। पैशन कह सकते हैं, पैशन। रेलवे, आप देख रेलवे वालों मिलेंगे तो बहुत पैशन उनके अंदर है। अच्छा, पैशन है कि भाई ट्रेन, अब दिल्ली से ट्रेन जा रही है, मान ली त्रिवेंद्रम जा रही है, तो ट्रेन दिल्ली की जानी त्रिवेंद्रम तक, तो इसमें दिल्ली से निकली, यहाँ की सपोज ड्राइवर हैं, गार्ड हैं और लोग हैं, इसके बाद ड्राइवर आगे चेंज होंगे, तो इसमें अगला डिवीज़न जो भी आएगा, जहाँ से नेक्स्ट स्टेशन जहाँ से चेंज होंगे, तो वहाँ उनका रोल हो जाता है। तो एक होता है, एक चेन बनती है। तो एक दिल्ली में जो एक ऑफिसर या जो एक कर्मचारी बैठे हैं, उनका जो कनेक्शन, कम्युनिकेशन बिल्कुल वहाँ डिफरेंट आएगा, आखिरी छोर तक है। अच्छा। तो एक जो कोऑर्डिनेशन बनता है आपस में, एक सामंजस्य की भावना आती है। यहाँ हिंदी भाषी हैं, केरला में मलयालम के ऑफिसर हो सकते हैं, तो उनसे बात करना है। तो एक कहते हैं ना, इंडिया एक कंट्री है, इसको नेशन बनाने में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। क्या बात है सर, एक डायलॉग बन गया, इंडिया एक कंट्री है मगर इसको नेशन बनाने का काम रेलवे का है। रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है एक्चुअली। आई थिंक इट इज़ मेकिंग नेटवर्किंग टू पीपल्स। एग्जैक्टली। मतलब हर लोगों को पहुंचाना, उनकी नेटवर्क क्रिएट करना, और एक आदमी दिल्ली का केरला की भाषा भी जान रहा है, उससे लोग से मिल भी रहा है। बिल्कुल। आई थिंक बड़ी लर्निंग भी होगी उनकी, बहुत लर्निंग होती है। तभी अब ट्रेन में जाइए, बाहर खाली बैठ जाइए, जस्ट एक बार देखिए बाहर कितना अच्छा लगेगा। मतलब क्या क्या चीज़ें दिखती है, खेत खलिहान, पहाड़ और नदियाँ, अलग ही एक्चुअली मज़ा आता है उसका। तो मेरे यात्री की तरह भी, और अगर रेलवे में आप हैं, अगर रेलवे कर्मचारी हैं, तो उसमें भी मज़ा आता है। मेरे ताऊजी, मेरे खास ताऊजी रेलवे स्टेशन मास्टर है। अच्छा।
हमारे मास्टर थे अभी कुछ सालों पहले उन्होंने रिटायरमेंट लिए, तो आई देन सी कि कैसे वो हैंडल कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ देख रहे हैं, तो बताते थे, मतलब मज़ा आता है इसके अंदर। एग्जैक्टली। तो आपको विभिन्न प्रकार के जगह जगह जाना भी पड़ता है, आप जा सकते हो और लर्निंग ले सकते हो, फील कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक जो देख रहा है वो लग रहा है उसको रुझान आ जाएगा रेलवे में आने के लिए। साहित्य से हटके हम बातें कर रहे हैं। रेलवे भी अपना साहित्य एक्चुअली आप देखें तो हाँ, रेलवे भी साहित्य है। साहित्य है। ठीक है, ठीक है। तो साहित्य मतलब ये है जो लोगों को मिला है, जिसमें सब लोग इंक्लूड हो जाए, वो साहित्य कह सकते हैं। साहित्य अगर आप थोड़ा सा जोड़ें इस तरह से, तो आप रेलवे में सबको मिलाता है अच्छा। कि आपको भाई आप यहाँ पे हैं, सपोज आपके पेरेंट्स गांव में हैं, आप रेलवे से जा रहे हैं, तो रेलवे ने मिला दिया। कोई पति यहाँ है, पत्नी है, पति से मिलने जाना है, पत्नी से मिलने जाना है, तो रेलवे में जाता है। और बहुत ही चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब बहुत ही सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सर मैंने इसमें कहीं कहानी सुनी थी, सेफेस्ट है। सेफेस्ट है जी, ऑब्वियसली। मगर कभी कभी जो क्राइसिस आते हैं वो दिखाई देते हैं, किसी गलती के कारण कुछ चीज़ें होती रहती हैं, वो अलग चीज़ है। मैंने देखा था, मैंने सुना है कि कहानी किसी से कि राजधानी में अदर काइंड ऑफ पीपल आते हैं, लोकल में अदर काइंड ऑफ पीपल आते हैं, जनरल में काइंड ऑफ पीपल आते हैं, और उनकी भाषावली, उनका एक्शन, उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट है। राजधानी में आप जाओगे तो सब लोग शांत रहेंगे, कोई पेपर पढ़ रहा होगा, कोई बुक पढ़ रहा होगा, कोई साहित्य लिख रहा होगा। वहीं आप उसमें जाओगे, जनरल में जाओगे या लोकल में जाओगे, मोस्ट ऑफ द स्लीपर में जाओगे तो कोई अपनी बहन का, अपने भाई का, अपने रिश्ते निकाल रहा होगा। अरे आप वहाँ से हो, आप दिल्ली से हो, अरे वाह, वो पूरे रास्ते में चलता रहता है। तो वो नेटवर्किंग भी होती है। जी जी बिल्कुल होती है। तो ये सर होता है, ऐसा मैंने जो सुना है मैंने। कुछ हद तक लोग जैसे राजधानी वाले आपस में बात नहीं करते हैं, अच्छा। कंडीशनिंग वाले, अब वहाँ भी हो सकता है उनके अंदर उनके क्या बोले, हो सकता है जिस पोस्ट पे हो, या कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन है, या कोई तो हो सकता है उनके जो हेड पे वो पोस्ट भारी पड़ रही होगी। मैंने होता है ना कि हम क्यों बात करें। नहीं, आप तो उसमें होते हो, आप मुझे रियलिटी बताइए, होता है ऐसा? हाँ होता है, कभी होता है। बहुत कुछ लोग इंटरेक्टिव भी होते हैं। हाँ, अब अगर मुंबई लोकल में जाओगे, वहाँ तो लोग गाते बजाते जाते हैं। यही दिल्ली में भी उनके पास कुछ होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे यहाँ से उनको जाना वाले पलवल जाना है, तो गाते हुए जाएंगे, भजन गाते हुए जाएंगे। तो मतलब वो अलग ही इंटरेस्टिंग। लोकल ट्रेन में तो सर मोहम्मद रफ़ी के गाने बनाते जाते हैं, बिल्कुल। और वो लोकल ट्रेन सर खतरनाक है। वो तो लोकल ट्रेन मुंबई के कैसे चल कैसे रही है वो हर लाइफ लाइन है मुंबई, 2 मिनट में आती है। वो इतनी खचाखच का भीड़, मतलब फर्स्ट क्लास में भी इतनी भीड़ होती है। जी जी, रश होती है, बहुत रश होता है, मतलब स्टिल चल रही है, स्टिल उस पूरे मतलब आई थिंक उस मुंबई को चला रही है वो। बिल्कुल, बहुत लोग जाते हैं उसमें। मैं 16 रुपये में आई थिंक मैंने कितनी 30-40 किलोमीटर की यात्रा की थी मैंने अभी। तो पैसेंजर पर किलोमीटर अगर हम देखें, जो चार्ज होता है रेलवे का बहुत ही मिनिमम है, आई थिंक लोएस्ट होगा अगर हम फेयर की बात करें। उस तरह से बहुत ही अफोर्डेबल फेयर होता है रेलवे। हाँ, तो मैंने 16 कोई भी जनता जाए आए, कोई समस्या नहीं उस तरह से। 16-17 रुपये मैंने अभी की बात है। और काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट होती है। हाँ बिल्कुल, आपको ड्राइव नहीं करना, कुछ करना नहीं है, बैठे रहो, खड़े रहो, जैसे जो गाना जाओ। नहीं, ऐसे 1 किलोमीटर आपको अगर जाना है, अगर आप गाड़ी से जाएंगे, इस व्हीकल से जो पेट्रोल डीजल की व्हीकल है, या ट्रक से कुछ ट्रांसपोर्ट होगा, और रेलवे से वही ट्रांसपोर्ट होता है, तो पर यूनिट जो एनर्जी कॉस्ट होती है कम होती है। मतलब अगर रेलवे से जाता है आदमी तो पॉल्यूशन भी कम होता है ऑब्वियसली। तो ये जो पॉल्यूशन वाला भी एस्पेक्ट रेलवे का इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इसीलिए सरकार का बहुत फोकस होता है कि रेलवे में, मतलब रेलवे की रीच मैक्सिमम हो, मतलब लास्ट माइल्स तक हो, जिससे कम से कम लोगों को, क्योंकि जहाँ रेलवे जाता है वहाँ डेवलपमेंट भी होता है, इसके यहाँ से बहुत कुछ विकसित होता है। आप देखेंगे तो रेलवे भी और एक्सपैंड कर रही है। वहाँ एक्सपेंड तो ज़्यादा कर रही है। ठीक है, देखिए जो हमारा नैरो गेज था उसको ब्रॉड गेज बना दिया गया है, इलेक्ट्रीफाइड करने का पूरा प्लान चल रहा है, सारा इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। और उत्तराखंड में देखा पहाड़ों के बीच में रेलवे डाल रहे हैं। हाँ वहाँ भी शायद, वहाँ तो मतलब ये तो एक्सट्रीम काम कर रहे हैं यहाँ पर। जी, ये भी आप जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जम्मू कश्मीर में भी इनॉग्रेशन किया है, चेनब पे जो ब्रिज है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बड़े लेवल पे काम हो रहे हैं, बड़े लेवल का कंसिस्टेंट एफर्ट, लोग सालों से लगे हुए हैं। अच्छा, लोग रात दिन में रह रहे हैं वहीं कश्मीर में, लोगों ने स्टे कर रखा है, फैमिली दिल्ली में है या कहीं और है, और लोग वहीं स्टे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो है, लोगों को पैशन है, लोग काम करते हैं तभी काम होता है एक्चुअली। ठीक है सर, इससे हम स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं, साहित्य पे आते हैं। आपको रुझान है स्पिरिचुअलिटी में, साहित्य में? स्पिरिचुअलिटी में, साहित्य में ज़्यादा, किस में बोलोगे ज़्यादा आपका? उसी पे बात करेंगे, बात कर लेते हैं जितना, मतलब बात करते हैं जो आपको इंटरेस्ट हो। ठीक है, ठीक है। तो सर साहित्य में आप कैसे आए, आपको कैसे रुझान पड़ा, कैसे आपने साहित्य पकड़ा आपने? मेरे जो पिता थे वो हिंदी और गणित पढ़ाते थे। हाँ। और मेरे पिता की आदत थी, जिससे पहले क्या होता था, कक्षा 5 में बोर्ड होता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल में बोर्ड होता था एग्ज़ाम बच्चों के, तो वो फिर फ्री ट्यूशन देते थे बच्चों को। तो बच्चे रात को आते थे,
रात में? हाँ, रात में आते थे। दिन में तो क्लास चल रही है 10 से 4, पहले 10 से 4 स्कूल होता था। तो शाम बच्चे घर गए, खाना वाना खाया, इसके बाद आज घर पे आते थे, घर पे ही रहते थे, खुद बैठ दिया जाता था, सब दिया जाता था। और तो फादर पढ़ाया करते थे। तो पिताजी से उस समय रस खान की कविताएं थी, कबीर की कविताएं थी, रहीम की कविताएं थी। तो पिताजी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, मतलब समझा के ना, किसी रहीम की कोई पंक्तियां हैं तो उसको पहले बच्चों से बोला पढ़ो, बच्चे पढ़ेंगे, उसका अर्थ बताएंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, सारी चीज़ें बताते थे। तो उससे एक बचपन में होता है एक इनबिल्ट चीज़ें कुछ कुछ आ जाती हैं। तभी मुझे रस खान के दोहे कुछ याद है, कबीर की याद है, वो चीज़ें अब भी याद है। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा होता है ना कि आपका एक इंटरेस्ट, एक दोहे याद हो गए, हमें बीज बढ़ गया। अंताक्षरी हम लोग खेलते थे कविताओं वाली, तो उसमें होता था कि भाई अंताक्षरी चल रही है, वही और कुछ ज़्यादा स्पोर्ट्स था नहीं गाँव में उस समय। कबड्डी खेल लिया, या कुछ तरह से छुपन छुपाई खेल लिया, या डबलिन खेल लिया, या पेड़ पे चढ़ गए, या आम तोड़ रहा है, या इस एक कर लिया, या क्रिकेट उस समय हम लोगों ने बैट बना लिया था उससे, लकड़ी का, और मिट्टी का वो सारी कपड़े का होता था बॉल, तो वो ये खेल लिया। नहीं कुछ तो गाने गा लिए, उस तरह से अंताक्षरी कर, मतलब गलियां भरी मिलती थी बच्चों से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब यहाँ पर आपकी गली में आ रहा था, यहाँ पर मुझे कोई बच्चा दिखा नहीं, ना बहुत ही अलग था एक्चुअली। यहाँ ना बच्चा दिखा, ना बूढ़ा दिखा, ना कोई दिखा, बस खाली गलियाँ दिखी। तो शायद वो माहौल चेंज हो चुका है। पेड़ पे चढ़ना, आम तोड़ना, ये पकड़ना, इसमें आपकी साइंटिफिकली भी चीज़ें इंप्रूव होती है, आपके न्यूरोमोटर भी इंक्रीज होते हैं, आपकी प्ले थेरेपी भी इंक्रीज होती है, आपका पेशेंस भी बढ़ता है, आप रिलेशनशिप भी बिल्ड करते हो। आम तोड़ रहे हो तो लड़ाई कर रहे हो उससे, बिल्कुल बिल्कुल, कई चीज़ें मतलब आप उसमें आए। तो मैं तो ये लर्निंग निकाली थी इसमें से। कबीर को दोहे आप सुना सकते। मैं आपकी ना ये बुक है, आप सर की बुक है, ईश्वर की खोज, ईश्वर की भी खोज, क्या बात है सर, तेज प्रताप नारायण। सर मैं इसमें से कोई पेज पकड़ूंगा और मैं इसमें से कोई पंक्ति निकालता हूँ, उसमें से हम टिप्पणी करते हैं इस पर। ठीक है। आपने ये लाइन की, मुक्ति निर्वाण के लिए सैकड़ों वर्षों से लोग कहते रहे, ध्यान, योग, भक्ति, तीर्थ यात्रा, हज जाना, गुरुद्वारे में माथा टेकना, चर्च में प्रार्थना, जंगल में तपस्या, इसका निश्चित ज्ञान नहीं किसी को मुक्ति मिली या नहीं। कम से कम कोई प्रमाण तो नहीं किसी की निर्वाण प्राप्त करने की, मुक्ति होने की। आज भी लोग कीर्तन, भजन, प्रार्थना, उपासना, चारों धामों की यात्रा, मस्जिद में नमाज, सारे उपक्रम कर रहे हैं निर्बाध गति से, लेकिन अब भी अनुत्तरिक्त हैं यह प्रश्न। अब तो भगवानों को बचाने के लिए भी हो रहे हैं कितने सारे यत्न। तो सर इस पर क्या आई थिंक आगे भी है, ये समझ में नहीं आता। असुरक्षित ईश्वर, इनसिक्योर ईश्वर अपने असुरक्षित ईश्वर मनुष्य को मुक्ति कैसे देता होगा? मुक्ति कैसे मिलेगी इन सारे यत्नों से जिनका कोई आधार नहीं? किताबें ही मुक्ति दिलाएंगी, किताबें ही सत्य से साक्षात्कार कराएंगी। अच्छा, मुक्त होना है तो शिक्षित होना पड़ेगा, मुक्त होना है तो शिक्षित होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, यही मानसिक गुलामी के बंधनों से मुक्त करेगा, आर्थिक गुलामी की दास्ता को तोड़ेगा। तो ये कविता है, ये छंद है, ये टॉन्ट है, क्या है सर? ये टॉन्ट नहीं है। आप देखें तो ये जैसे रियलिटी, बहुत सारे आप देखें बहुत सारे झगड़े हैं, बहुत सारे जो समाज में वैमनस्यता है, उसको ईश्वर को आधार बना के किया जाता है कि ईश्वर भी हमारे किसी उसमें धर्मस्थल पे आपने कब्जा कर लिया, आपने कर लिया, इन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने फोड़ दिया, उसको बचा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मेरा सिर्फ यही प्रश्न है कि जो ईश्वर अगर है तो इतना छोटा थोड़ा जो उसकी आप रक्षा करोगी, उसका घर, उसका तो पूरा संसार उसका घर है। तो वो तो बहुत बड़ी हस्ती होगी ना, उसकी चिंता हम क्यों करते हैं? हाँ, अपनी चिंता करें ना, बेसिकली उसको छोड़ देना, उसको आराम करने दें। इतना काम तो उसने किया है, इतने सारे गैलेक्सीज बनाई, पूरा यूनिवर्स बनाया, सूरज, चांद, सितारे, क्या क्या बना दिया, धरती बना दी, आपको बना दिया, आपको सब कुछ टैलेंट दे दिया, फिर उसको छोड़ दो, आराम करने दो। हमेशा क्यों उसके नाम पीछे पड़े रहते हो? जैसे कबीर बोलते हैं ना कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दिया दे, जैसे बहरा हुआ खुदा है। तो ये जो है ना कि जो अर्थात मतलब कहते हैं कि आपने ईंट गारे से एक आपने मस्जिद बना ली, फिर उसमें वो जो अजान होती है उसमें चिल्लाया जाता है ना, जो भी उनका अजान का होता है।
कबीर कहते हैं कि जैसे खुदा बहरा हो गया है, हाँ। भगवान बहरा हो गया है, या जैसे वो दूसरा बोलते हैं कि पहान पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते नीक चाकी भली पिस खाए संसार। अर्थात सर मतलब कहते हैं कि जैसे अगर पहान में पत्थर, हाँ। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ पूजूं। उससे अच्छी चक्की भली है जिससे आटा पिसता है। आटा पिसता लोग खाते तो हैं, तो उससे बेटर चक्की। तो मतलब उनका जो कटाक्ष कह लें या जो दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं संसार को, भाई ठीक है, ईश्वर के लिए मत दड़िए, ईश्वर होगा वो निपटता रहेगा। अगर अल्लाह ईश्वर अलग अलग हैं तो उनको निपटने दो, आप क्यों निपट रहे हो? आप तो अपना काम करो। आप तो जो ईश्वर ने जो बनाया, जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे हैं, जो नदियाँ हैं, उनकी हमने बैंड बजा रखी है ना। नदियों को, यमुना की बात कर लीजिए या कोई ना देख लीजिए, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है। आप माँ कहते हैं और माँ की स्थिति का ना रखिए, झाग निकल रहा है, झाग निकल रहा है, तो माँ कहते हैं शर्म आनी चाहिए क्या? कैसे माँ आप कहते हैं? आपको तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो वही मैं कहता हूँ कि जो ये जो चीज़ है, जो हमने जो होते हैं जो मेन मुद्दा उसकी बात ही नहीं करते, मुद्दों से भटकाना काम है एक्चुअली। मुद्दों से भटकाते रहिए और अपनी रोटी सेकते रहिए, अपना फ़ायदा निकालते रहिए। तो असुरक्षित भगवान, इस लाइन पे क्या कहा है आपने? मतलब जैसे हम भाई कहते हैं ना, भाई नारेबाजी चल रही है, इधर वाले नारेबाजी कर रहे हैं, इधर वाले कर रहे हैं कि जो भी चल रही है ना कि भाई नारेबाजी करके हम बचा लेंगे, हमारा प्रभुत्व हो जाएगा। प्रभुत्व भगवान का नहीं होना है, प्रभुत्व हमारा हो जाए। उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का होने की बात है कि हमारा प्रभुत्व हो जाए, हमारा डोमिनेंस हो जाए और भगवान के सहारे हमारी रोटी चलती रहे। भगवान ठीक है, अगर है तो ठीक है, रहने दीजिए, क्या है, उतना बड़ा महान इंसान है, आपका कुछ बुरा थोड़ा करेगा कि अगर आप नहीं हाथ जोड़ोगे तो बुरा करेगा, आपको नहीं करेगा। और नहीं है तो कोई बात ही नहीं, क्यों परेशान होना? आप देख तो सकते नहीं, कोई प्रूव नहीं कर सकता। ना हम प्रूव कर सकते ना डिस्प्रूव कर सकते हैं। अब मानना हो मानिए, ना मानना ना मानिए। मानना ठीक है, आप मानिए, हमें फोर्स मत करिए। अगर हम नहीं मानते तो आपको फोर्स ना करेगी, तो आप ना मानिए। मतलब इम्पोज मत करो किसी पे अभी डालिए मत आप। ये तो दिया है ना, मतलब ये तो नेचर ने दिया है ना, इसको यूज़ करिए आप। इससे मुझे याद आया सर, बुद्धिज्म बात हो रही थी, बुद्धिज्म पर हम बात कर सकते हैं बुद्धिज्म पर? हाँ जी जी। तो लास्ट आपके मैंने मित्र से बात की थी बुद्धिज्म के बारे में, उन्होंने बताया था कि पहले देखिए, टटोलिए, और जैसे आपने बताइए कि लगाइए, फिर इस्तेमाल कीजिए, फिर किसी भी काम को कीजिए। कि मैं भी कुछ कह रहा हूँ, मैं भी कुछ बात बता रहा हूँ, तो मेरे भी पक्का सत्य नहीं, क्या पता मेरे भी सत्य कोई गलत हो, आपके लिए वो सत्य हो। तो किसी भी चीज़ को देखिए, परखिए, लॉजिक लगाइए, उसके बाद उसको जांचिए। उस पर क्या कहना चाहोगे सर आप? कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने बोला है कि ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड। अच्छा। अब ट्रूथ को कभी मतलब इस तरह नहीं कि आपने ये पकड़ लिया, ये रास्ता है, आपको सर्च करना पड़ता है। तो सत्य कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता है, सत्य के कई पक्ष होते हैं। तो जैसे ये एक जैन धर्म में, जैन का दर्शन है, उसमें एक फिलॉसफी है, उसे बोलते हैं सप्तभंगी नय। सप्तभंगी नय। अच्छा। सप्तभंगी। तो कहते हैं कि जैसे यहाँ पे पानी है नहीं, कहते हैं है नहीं, नहीं है और नहीं है और नहीं, इस तरह के मतलब 7 आर्गुमेंट बनाते हैं। कहते हैं यहाँ पानी है लेकिन दूध नहीं है। मैं समझा नहीं, मतलब मैं पानी दूध नहीं, मतलब कह रहे हैं कि एक ही पॉइंट को देखने के लिए, एक ही चीज़ को देखने के लिए बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं। जैसे जैसे 7 अंधे थे, है ना, हाथी थी, किसी को उसकी सूंड पकड़ में आई, किसी का पैर पकड़ में आया, किसी का हाथी का पैर लगा कि हाथी खंभा होता है, जो सूंड पकड़ गया उसको कुछ और बोला, कान पकड़ कुछ और बोला। सब सत्य बोल रहे थे लेकिन वो कंप्लीट सत्य नहीं था, तो वो पार्ट थे। तो सत्य कभी निरपेक्ष नहीं होता। हो सकता है मैं कोई जो बात कह रहा हूँ किसी तथ्य के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, मेरा व्यू हो, उससे गलत भी हो सकता है। तो कोई ये नहीं कि हम इस पर चिपक के बैठ जाए कि नहीं ये मैं ही सही हूँ। तो जैसे मैं ही सही वाली बात आती है, वहाँ पे सारा मामला गड़बड़ हो जाता है, वहीं पे फैल जाता है। हाँ, डोगमास फैल जाते हैं, वहीं पे वहीं फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। और जैसे मैं सही हूँ आप कहते हो ना, आपका ज़्यादा नुकसान होता है कि मैं ही सही हूँ, क्योंकि आप लर्न करना छोड़ देते हो कि मैं तो सही हूँ, मैं को लर्न करूँ। रिजेक्ट हो जाते हो। हाँ, मैं को लर्न करूँ। किसी ने बोला नहीं मैं सही हूँ, गलत भी हूँ, तो मैं लर्न करूँगा, दूँगा भाई। आगे हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये जो फीलिंग आप इन्वेस्टिगेशन वाली है ना, कि आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे कि क्या सही या गलत क्या है, तो आप हो सकता है आपका इन्वेस्टिगेशन का तरीका भी सही ना हो, कई बार होता है। तो हमेशा एक चांस रहता है कि आप जो कह रहे हैं अपनी बात रखें, लेकिन उसको उस पर रिजिड ना हो कि हम बस हम ही सही हैं, हाँ मतलब खाली मैं ही सही हूँ। तो उससे आप एक अपने लर्निंग में बात भी कर लेंगे, अपनी लर्निंग को रोक देंगे और अपने इम्प्रूवमेंट को रोक देंगे, और इससे ना आप सीखेंगे ना सिखाएंगे। एग्जैक्टली। आप रिजिड हो जाएंगे, बेसिकली आप तालाब हो जाएंगे, नदी नहीं बन पाएंगे। नदी तो चलती रहती ना, वो उसके किनारे बहुत सारे होते हैं, कहीं पे खेत होता है, कहीं खलिहान होता है, सबको देखती है। तो हमें नदी बनना है एक्चुअली।
आप ह्यूमन काइंड पे क्या कहेंगे अभी? ह्यूमन काइंड क्या, ह्यूमन कैसा है, ह्यूमन का माइंड कैसा है? मैं कैसे माइंड कैसा है, लेकिन जो देख रहे हैं ह्यूमन ने बहुत ही, अगर देखें तो मतलब जो इंसान है या जो मानव है उसका अगर देखें, उसकी हिस्ट्री देखें, वैसे नहीं कि लाखों सालों से, बहुत रिसेंट हिस्ट्री ही है। नहीं, मैं आपके सब्जेक्ट पकड़ रहा हूँ ना, मैं कहीं हाँ, तो दूर से तो निकल रहा। तो पढ़ना लिखना हाँ भी सीखा, बहुत बहुत दूर से नहीं सीखा, हाँ। हार्डली 3-4 हज़ार साल हुए होंगे पढ़ने हाँ। लिखने के। लेकिन ह्यूमन ने देखिए क्या क्या किया धरती पे, कितना मतलब कितनी बुरी स्थिति कर दी, चाहे वो प्रदूषण की बात हो या चाहे अन्य स्पीसीज की बात करो, कितनी स्पीसीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गए हैं हमारी एक्टिविटी कारण। हमारी इतनी ग्रीड है कि हम सब कुछ चाहते हैं कि सब हमारा ही हो। तो ह्यूमन अगर देखें एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ही खतरनाक जीव, जो सबको गुलाम बना लिया है। अभी जीवन जो राइट में चल रहा है, अब ये बता रहे हो, मतलब जो ह्यूमन जीवन जो भी अभी चल रहा है बता रहे हो? मतलब ह्यूमन ने अब देखिए आज की स्थिति देख ले, चाहे आप पूरे वर्ल्ड में देख लें, हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है, चाहे वो यूक्रेन या रसिया का हो या इजराइल ईरान का हो, मगर हर जगह कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ह्यूमन को वो चैन नहीं है, वो रहता है ना कि सुकून नहीं है कि कुछ इस ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात सोचे। हमने पूरा डिवाइड कर रखा है, विभाजन, कि भाई ये वर्ग, ये धार, ये जाति, ये लिंग, ये देश, ये प्रदेश, ये भाषा, तो इतना डिवीज़न है ना, बहुत डिवीज़न है। और जहाँ डिवीज़न होता है वहाँ प्यार नहीं हो सकता, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। तो मतलब ये जो जितने भी रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स हमारी चीज़ें सब पुरानी हैं, जो सभ्यता है, जो जाति है, जो वर्ग हैं, जो कुल बनाए हुए हैं, तो दैट क्रिएट्स डिफरेंस। उसका रिजल्ट तो ही दिख रहा है, आप देखें, वो हमसे हमें प्रेम करना और हमें जोड़ने से बाध्य करता है। रिजल्ट तो ही है, मतलब आप देखें तो मतलब परिणाम तो यही है, मतलब ये ऐसे करता है, मतलब आपके मन में जहाँ विभाजन होगा वहाँ प्यार नहीं हो सकता, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ विभाजन है वहाँ प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। तो क्या उसका उपाय आपको क्या लगता है कैसे करना चाहिए? उसका उपाय यही कि खुद को आप देखिए, ऑब्जर्व करिए। आप बाहर की अपेक्षा अंदर देखने ज़रूरत है, इनवर्ड लुकिंग, मतलब यू हैव टू लुक इनवर्डली कि आप क्या सोच रहे हैं। आप मतलब बेसिकली है ना, जैसे कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि आपको ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, जज नहीं करना है। कृष्णमूर्ति सर अपने बात हुई हमारी, कृष्णमूर्ति जी की हम 3-4 बातें निकालें जो कि इंपॉर्टेंट आपको लगती है, बोले ये पॉइंट जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको याद होनी चाहिए, जो उनकी लाइफ के लिए काम आएगा, मेरे लिए भी काम आएगा। जी। नहीं, बहुत ही कृष्णमूर्ति बहुत ही मान लें कि बहुत ही बड़े फिलोसफर, दार्शनिक हैं। उनकी जो बातें हैं वो दिन प्रतिदिन में बहुत ही काम आने वाली होती हैं, अच्छी बातें, अगर उनको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो। बताइए कुछ। जैसे वो बोलते हैं कि आप जैसे ध्यान की बात करें तो हम ध्यान जनरली जो एक परसेप्शन है कि आपने कोई मंत्र पढ़ लिया या कुछ चैंटिंग कर ली या कहीं फोकस कर लिया, कहीं पे देख लिया, वो ध्यान है। कृष्णमूर्ति कहते हैं ध्यान नहीं, यहाँ फोर्स कर रहे हैं। कहते हैं जहाँ रेजिस्टेंस मान लिया है, जहाँ प्रतिरोध है, जैसे आप ध्यान करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ से दिमाग का हट जाता है, वहाँ फिर होता है कि आपके जो माइंड में एक रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाए। जैसे आप कहीं फोर्सफुली कहीं भी ट्राई करते हैं, जैसे वो जो हमने बोला कि मैं यहाँ ध्यान करूँगा, इस पर्टिकुलर उसको ध्यान करूँगा, तो क्या होता है कि आप माइंड में एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, प्रतिरोध डेवलप होता है, तो वो प्रतिरोध कहीं और ले जाता है, तो आपका जो माइंड बहुत ज़्यादा वैंडर करता है, मतलब माइंड स्टार्ट्स वैंडरिंग हियर एंड देयर, तो आपका ध्यान होता नहीं है। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि आपको ध्यान में क्या है, खाली ऑब्जर्व करना है, सिंपल, आप कुछ मत करिए। इवन जो विपश्यना है, जो बुद्ध की विपश्यना है, वहाँ भी ये चीज़ है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, मतलब विदाउट जजिंग। जैसे आपको थॉट आया, कोई बुरा थॉट आया, तो आपको कुछ करना नहीं है, देखिए थॉट आया, ओके, मैं ऑब्जर्वर हूँ, न्यूट्रल ऑब्जर्वर हूँ, देख रहा हूँ थॉट, बुरा थॉट आ रहा है, अच्छा थॉट आ रहा है, ये थॉट आ रहा है, वो थॉट आ रहा है, बस ऑब्जर्व करिए। तो आप ग्रेजुअली पाएंगे कि आपका माइंड से, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप फाइनली पाएंगे कि आपका माइंड साइलेंस की तरफ जा रहा है। मतलब जो माइंड में क्यास है, जो लगातार थॉट कंटिन्यूसली चैटरिंग चल रही है माइंड में, होता है मंकी माइंड, कभी यहाँ, कभी इस डाल पे उछला, इस डाल पे गया, कूद रहा है, कभी आम चाहिए, कहीं इमली चाहिए, कभी ये घर चाहिए, कभी मकान चाहिए, कभी ये पोस्ट चाहिए, ये पैसा चाहिए, तो चैटरिंग खत्म हो जाती है। तो ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन, जज नहीं करना है। राहुल जी मेरे साथ में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मैं राहुल जी को जज नहीं कर रहा, खाली देख रहा हूँ, जस्ट आपको देख रहा हूँ बिना जज किए कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसे ऑब्जर्व। हाँ, तो जैसे आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा ना कि आपकी जो एनर्जी वेस्ट होती है जज करने में, वो एनर्जी जज करने वेस्ट नहीं होगी। अच्छा, मतलब कहने मतलब आप जज करोगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही होगी यहाँ पर, मे बी इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, एक फिर है ना साइकिल ऑफ थॉट बन जाएगा। अच्छा राहुल जी ऐसे हैं, उन्हें ड्रेस पहन रखी, ऐसे पहना होता,
कैसे पहना होता, ये इसको शूज ये पहने होते, जीन्स ऐसे पहनी होती। तो एक साइकिल ऑफ थॉट बनना है, तो साइकिल ऑफ थॉट को ब्रेक करना है। क्यों एनर्जी वेस्ट करें उसके अंदर, और वो एनर्जी वेस्ट होती है वो हमारे लिए बेकार होती है वो। बेकार होती है एक्चुअली। और वहीं पर हम जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, जी हाँ ऐसे हैं, ठीक है सर ने है तो है ना, मैं अच्छा करूँ ना बुरा करो, ठीक है ये है, ठीक आप है। ये है बस, ओके। थॉट मेरा अच्छा है बुरा है मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, थॉट है बस। साइकिल को हमने रोक दिया हमने। हाँ नहीं, हमने कुछ रोका नहीं, अपने आप रुक जाएगा। अच्छा, अपने आप रुक जाएगा। स्टिलनेस अपने आप आ जाएगी, आपको लगेगा ना ठीक है ओके हाँ फाइन। तो आपको एक इंटरनली यू विल, आपको लगेगा ना बड़ा पीसफुल फील करेंगे, अच्छा लगेगा कि ठीक है ओके, दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये कृष्णमूर्ति ने बोला है कि पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड होता है। जैसे मैंने कल लिखा था कि एक बूंदी समंदर होता है, तो इसके बहुत ही गहरे निहितार्थ हैं। जी, इसके गहरे निहितार्थ ऐसे, ठीक है, तो इसके गहरे निहितार्थ हैं। मतलब जैसे हम बोलो कि एक बूंद समंदर होता है, मतलब ये एक बूंद भी इंपॉर्टेंट होता है, एक कण भी इंपॉर्टेंट होता है, एक कण भी महत्वपूर्ण है, एक छोटी नदी भी इंपॉर्टेंट है, एक तालाब भी महत्वपूर्ण है। गंगा मिशन की बात हम करते हैं हमेशा, लेकिन जो सई नदी, मैंने किताब भी लिखी, एक नदी थी सई, तो नदियों पे कविताएं उसमें हैं, सारी कविताएं नदियों पे हैं, नदियों की समस्याएं, जल की समस्या। तो एक बूंद समंदर होता है, मतलब हर एक कण, वो चाहे हर एक व्यक्ति, चाहे एक ऑफिस में अगर जो पानी पिलाने के जो काम करते हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस, उनकी भी डिग्निटी है। जो सफाई करते हैं हमारे सड़कों पे या घरों में, उनकी भी डिग्निटी, उनका भी रोल इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ये फीलिंग आएगी, जैसे फीलिंग नहीं, मतलब जैसे आप रियलाइज़ करेंगे डे टू डे लाइफ में, इसको आप इस पर अमल करेंगे, तो आपको लगेगा नहीं कि आपके अंदर बहुत ही चेंज आ गया है। तो जो आपका डिवीजन वाली चीज़ है ना, कि जो डिवीजन रहता है, क्या अरे वो तो सफाई करते हैं, मतलब रियलाइज क्या करेंगे, मतलब ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। हाँ, तो मतलब वो उससे मैच कर रहा है इस बात से, वो वाला ऑब्जर्वेशन के बाद ये चीज़ आ सकती है। तब आपने जो कहा था विभाजन प्रेम को रोकता है, तो विभाजन खत्म होगा ना, ऑब्जर्वेशन से विभाजन खत्म होगा। मतलब वही विभाजन तो ऑब्जर्व करना है। जैसे हम कहते हैं अगर हमारे अच्छे बन जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, दुनिया में 90 लोग खराब हैं 10 अच्छे, तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप अच्छे बन जाइए, आप अच्छे हो जाइए, तो आप कनेक्टेड है। ये जो हमारा कॉन्शियस है, जो कॉन्शियसनेस है ब्रेन का, ये सब कनेक्टेड, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। मतलब अब देखिए सब कुछ कॉमन ही तो है, जो ब्रेन में आपके ब्रेन में हमारे है। तो आप जो अच्छे बनेंगे, इसका इफेक्ट बगल में पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति घर में दुखी है तो उसका पूरा फर्क, पूरा उसका असर सब पे पड़ता है, उसका और उसकी एनर्जी सबको लगेगी। सब पे। अगर आप अच्छे से हैं, पीसफुल हैं, तो ये भी पड़ेगा, दोनों चीज़ें। इसी तरह से तो मतलब जो एवरी सिंगल एक्ट, एवरी स्मॉल एक्ट ऑफ यूज, इसका प्रभाव सब पे पड़ता है। ऑब्जर्वेशन किए, विभाजन का लिस्ट किया, अपने आप को अपने डिग्निफाइड पे देखा और अपने यूनिटी पे देखा, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी, शांत रहोगे, आप ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट करोगे, जजमेंट्स क्रिएट नहीं करोगे। जजमेंट्स क्रिएट नहीं करेंगे तो हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, आई थिंक प्रसन्न रह पाएंगे। प्रसन्न रहेंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे, सबको प्रसन्न करेंगे। हाँ, आप कुछ करेंगे उसके लिए नहीं कि आप जा रहे हैं किसी को बटरिंग करने जा रहे हैं। हाँ। आप प्रसन्न हो तो आपका ऑरा जो है इनको अफेक्ट करेगा, आपको अफेक्ट करेगा, सबको अफेक्ट करेगा। ठीक है सर। स्ट्रेस पे हम लास्ट बात करेंगे। स्ट्रेस पे क्या कहना चाहोगे, कि प्रसन्न के बाद का स्ट्रेस स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। आप देखिए आप देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, 80% ऑफ टाइम हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, जज करते हैं। हाँ, 4 लोग बैठेंगे, अरे वो ऐसे है, वैसे ऐसे करता, वैसे करता, अच्छा नहीं बुरा नहीं। इसमें हमारा क्या होता है, एनर्जी वेस्ट ही तो हो रही है। मतलब एनर्जी को आप चैनल नहीं करें, एनर्जी आपकी नेगेटिवली जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो जैसे आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया बिना जज किए हुए, मतलब एवरीथिंग इनवर्डली आउटवर्डली ऑल्सो, आपके थॉट आ रहे हैं तो डोंट फील गिल्ट। सपोज नेगेटिव थॉट आ रहा है किसी के लिए, तो डोंट फील गिल्ट, ठीक है ओके। ऑब्जर्वेशन, मतलब मैं ना खुश हूँ ना दुख हूँ, ठीक है, थॉट आ रहा है, बस थॉट आ रहा है, वो चेन है, रेल है, चली जाएगी, चलेगी रेल चलेगी, फाइन लगेगा रेल नहीं है, कुछ है ही नहीं सामने, स्टिलनेस लगे, ठीक है ओके, फिर आपके नए थॉट, अच्छे थॉट आएंगे। मुझे लगता है ये बोलना बहुत ईजी कर सकते हैं, बस इसको प्रैक्टिस करना मुश्किल है। बिल्कुल सर। ठीक है। तो इस तरह आपने जो बोला स्टिलनेस और ऑब्जर्वेशन, बोलना बहुत आसान लगता है, मगर शायद इसको प्रैक्टिस करने में थोड़ी मुश्किल आती होगी। कुछ नहीं, आप साइलेंस रहिए, साइलेंस। मैं पूरे दिन बैठा हूँ, मैं चुपचाप रहूँगा तो फिर मैं बोर नहीं हो जाऊँगा। नहीं लगातार नहीं रहना है। अच्छा, कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन करो। आप 10 मिनट के दिन में दो टाइम साइलेंस रहिए। 10 मिनट आप बैठ गए, सिंपल बैठ जाइए, सिंपल जस्ट मतलब आप आराम से रिलैक्स बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए, या कोई आपको योगा पोज पसंद है, कोई आसन पसंद है, उसमें बैठ जाइए, आप सिंपल बैठ जाइए, जस्ट क्लोज योर आइज, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व। फोर्स वहाँ भी नहीं करना है, वहाँ भी बहुत मन तो भटकेगा ही, ठीक है, बस आप ट्राई कीजिए हल्का बैठने का आप।
आप बैठिए 5 मिनट, अपने आप आपको लगेगा बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ तो हो जाएगा। उससे रिलेटेड भी है कि लिसनिंग, जब साइलेंस जब आप बैठते हो ना, तो अगर आप लिसनिंग का आर्ट आ गया, होता क्या है, वर्ड में हर कोई बोलना चाह रहा है कि मैं बस बोलना है, लोग सुने, कोई सुनना नहीं चाहता है। तो उसका यही आप रिजल्ट देंगे कि आजकल बहुत रोड रेज होता है कि हल्का सा लग गया तो वहाँ पे तुरंत बंदूकें निकल जाती हैं क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता। अगर वहीं थोड़ा पेशेंस रहे कि ठीक है, अपनी बात कह लिया, सुन लिया हमने, पहले आपकी बात सुन ली, फिर अपनी बात रख दी, तब तक आपका जो टेम्पर भी डाउन हो जाता है। ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग इज मोर कनेक्टेड, और हैप्पीनेस भी कनेक्टेड है इससे, कनेक्टेड है yes। और स्ट्रेस भी कनेक्टेड है इससे। अगर हैप्पी तो स्ट्रेस होगा ही नहीं यू आर ऑलवेज हैप्पी एक्चुअली। तो आई थिंक सर हमने ये यहाँ तक जो पढ़ा तो यहाँ तक लेके आए हैं, और ये इसकी बातें बहुत लंबी लंबी चलती रहेंगी। मैं हर पॉडकास्ट में बताता हूँ कि ये बातें बहुत सारी हैं, क्योंकि इतनी किताबें ऐसी नहीं भरी, कुछ ज्ञान से भरी हैं, कुछ एक्सपीरियंस से भरी है। तो जो श्रोता हमारे सुन रहे हैं, ड्यू टू हमारे पैरामीटर ऑफ टाइम से, तो हमारा अभी वक्त थोड़ा हमें थोड़ा कम रह गया। जो श्रोता हमारे सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, उनको क्या बताना चाहोगे कि ये एटलीस्ट लाइफ में करो? कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? बड़ा मुश्किल है ये बताना किसी को तभी स्टिल कोशिश कीजिए सर, बस ट्राई कीजिए। मैं यही कहूँगा कि अपने पे वर्क करिए और आप दूसरों को बदलने का प्रयास मत करिए। मतलब क्या बात है सर, छोटा सा लाइन बोली खत्म कर दिया आपने। हाँ। बढ़िया कर दिया। हाँ, खुद को देखिए, और अगर आपको लगे कुछ बदलाव अच्छा आप कर सकते हैं अपने लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है बी काइंड टू योरसेल्फ। दूसरे पर काइंड करने से पहले अपने पे पहले काइंड कर लो। बी काइंड टू योरसेल्फ। अगर आप जैसे आप ये करना शुरू करेंगे ना, तो आपके अंदर बड़ा चेंज आएगा। चेंज ऐसे आएगा कि फिर टाइम पे खाएंगे, अच्छे से खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे, तभी तो काइंड रहेंगे। और जैसे खुद पे काइंड रहेंगे तो आप औरों पे काइंड रहेंगे। अगर आप खुद को प्यार नहीं करते तो किसी को प्यार नहीं कर सकते। लव योरसेल्फ। लव योरसेल्फ, उससे सब निकलता है, मैं ही हूँ, सब है, सब कनेक्टेड है एक्चुअली। तो आई थिंक सर कनेक्शन में ये लव योरसेल्फ की बात हमारी जो शीर्षक बनेगी, लव योरसेल्फ, आपकी जो मैसेज है। सर आपने कितनी किताबें रख ली अभी तक? करीब 17-18 किताबें हैं। 17-18 किताबें जी। सारी साहित्य के ऊपर हैं, ह्यूमन नेचर के ऊपर हैं, कि किसके ऊपर हैं? इसमें कुछ पोएट्री किताबें हैं और स्टोरी बुक्स हैं, एक सटायर भी है, गज़ल का भी है। अच्छा। और सर वास्ट नॉलेज कर रखा है आपने तो बिल्कुल। नॉलेज पता नहीं, पर लिखा है मैंने और नावल भी है, 3 नावल अच्छा। भी हैं, और आर्टिकल्स, 2 किताबें आर्टिकल्स में भी हैं। तो सब विजन क्या, अब नेक्स्ट क्या करना होगा इसके साथ में? आप और किताबें लिखनी है? अभी मैंने यशोधरा पे एक सीरीज लिखी है। अच्छा। तो यशोधरा पे आप देखेंगे एक किताब उनकी थी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की, तो उन्होंने यशोधरा पे लिखा था। तो आपने एक बड़ा फेमस उनका एक लाइन है कि सखी तुम मुझसे कह के, वो मुझसे कह के जाते, है ना, कहते हैं कि बुद्ध हमसे कह के जाते तो क्या बुरा था, हम मना थोड़ा कर लेते। अच्छा। तो मतलब उनका उस किताब का ये क्रक्स है। मैंने किताब पढ़ी नहीं, पर जो मैंने सुना है, जो मैंने थोड़ा बहुत सुना है कि जब बुद्ध जाते हैं तो यशोधरा बहुत मतलब विलाप करती हैं, विरह में, इस तरह से। मैंने जो पढ़ाव पाया, पढ़ने दौरान, लिखने दौरान पाया, जो कुछ इंट्यूशंस हुए, कुछ रिसर्च किया, पढ़ा, तो मुझे लगा कि यशोधरा तो बहुत ही स्ट्रांग लेडी थी। अच्छा। और उस समय नारी मुक्ति और स्त्री सशक्तिकरण की वो बेसिकली संवाहक थी। अच्छा। ये नहीं कि वो रो रही थी। बुद्ध को जाना है, उन्हें पता, मतलब उसमें गौतम नाम था, सिद्धार्थ गौतम, उनको जाना है, उनको पता हो गया था कि उनके अंदर ऐसा कुछ पैशन है, अगर नहीं जाएंगे दुखी रहेंगे। तो उन्होंने जाने दिया। उन्होंने इनफैक्ट स्ट्रैटेजी बनाई उनको भेजने का। अच्छा। कि भाई आप जाइए, आप जो भी आपको करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, लोगों का दुख निवारण करना, अच्छी बात है। तो उन्होंने उनको जाने दिया। और इसके बाद उन्होंने उनकी खुद की जर्नी स्टार्ट होती है। खुद वो समाज सेवा करती हैं। उनकी जो मदर इन लॉ गौतमी थी, बहुत अच्छी मदर इन लॉ थी, वो भी लगातार सहयोग करती थी इनको। गौतम की मदर गौतमी नाम था उनका? गौतम की मदर महामाया थी, उनकी डेथ हो गई थी स्टार्टिंग में ही। अच्छा। तो उनकी जो स्टेप मदर थी, मैं मदर ही कहूँगा, वो स्टेप मदर नहीं होता, तो उनकी जो फादर ने जो सेकंड मैरिज करी थी, तो उनका नाम गौतमी था। तो गौतमी बहुत ही स्ट्रांग लेडी थी और यशोधरा को एज ए बेटी मानती थी। अच्छा। और उन्हें काफ़ी हेल्प किया, समाज सेवा खुद भी करती थी, यशोधरा भी करती थी। यशोधरा ने अपनी जर्नी में ही, जब बुद्ध नहीं थे तो भी उन्होंने अपना एक ध्यान अपना स्टार्ट किया, पैरेलली उन्होंने खुद ही स्टार्ट किया, अच्छे से उन्होंने ध्यान किया। उनका भी एक अच्छे लेवल पर पहुंच गई थी यशोधरा। तो आपने उसके ऊपर रिसर्च करके जो भ्रांतियाँ हैं उसको हटा के बुक लेना चाहते हैं? मेरा भ्रांतियाँ हटाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने कहा ये एक वर्जन है जो मैंने पढ़ा है, मेरा ये वर्जन है, सत्य तो पूर्ण कभी होता नहीं है। अच्छा। है ना, कि मैंने देखा तो नहीं यशोधरा कैसी थी। तो आप भी वही किताब पढ़ी, कुछ किताबें पढ़ी,
हमें कुछ निकल के आया कि ये चीज़ सही लग रही है, और सोर्सेज चेक किया, लगा बात सही है, यशोधरा वाज एक स्ट्रॉन्ग लेडी। मतलब गौतमी पहली भिक्षुणी थी जो संघ में आई थी, यशोधरा दूसरी थी। इसके बाद यशोधरा ने काफ़ी काम किया, अच्छा काम मतलब प्रूव नहीं कर रहे, बस आप बस लिखना चाह रहे हो बस आप। अब प्रूव मैंने बात रखी कि यशोधरा एक बहुत ही सशक्त महिला थी, अच्छी महिला थी, और रो गा नहीं रही थी कि रो नहीं चलेगी, नहीं ठीक है चलेगा, अपना अगर मैं अपना काम कर रही हूँ, महल में हूँ, समाज बच्चों को पढ़ा रही हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ। बाद में जब उनके फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है तो वो भी आ जाती हैं संघ में, वो महिला संघ का पूरा काम देखती हैं, उनको भी अर्हत की प्राप्ति होती है, 70 ईयर्स की एज में उनकी डेथ होती है। अच्छा, तो वो स्टोरी लिखी है, तो वही मैंने देखा कि मतलब क्या अपने डिपार्टमेंट आप संभालो, मैं अपने संभालती हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं अपना कर लूँगी। हाँ, मतलब ये है ना कि जो परंपरागत रूप से माना जाता है कि अगर पति चला गया तो और कहीं रोएगी, विलाप करेगी, कुछ नहीं करेगी। तो आपने उस पर पूरी किताब लिखी है, हाँ, वो लिखना चाह रहे हो? आएगी, नहीं किताब लिख गई है, अभी वो पब्लिश नहीं हुई है, तो सीरीज लिख गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो हमने ये इन सारी वार्तालाप की, हमने रेलवे की बातें की, रेलवे से जुड़ी नेटवर्क की बातें की, रेलवे इस सेकेंड आर्मी ऑफ द नेशन, वो रेलवे एक्चुअली नेशन बनाता है, इस पर बातें की हमने। लर्निंग की बातें की, कैसे लोग सीखते हैं, कैसे लोग अनलर्न करते हैं, और अनलर्न करना भी क्यों ज़रूरी है, इस पर सीखा हमने कि आप सीख लिया और उसको अनलर्न नहीं किया, वो भी एक कला है, वो एक आनी चाहिए। लास्ट में सीखा कैसे हम ऑब्जर्वेशन, कृष्णमूर्ति की बात ऑब्जर्वेशन करते, उसके बाद हम सीखा ऑब्जर्वेशन के बाद ऑटोमेटिक स्टिलनेस आती, स्टिलनेस के बाद ऑटोमेटिकली आपके अंदर प्रसन्नता आती है, हैप्पीनेस आती है, जो कि स्ट्रेस को काटती है। तो ये ऐसे पत्थर पूजने जैसे चीज़ें हमने बातें की, कबीर की दोहे से बातें की। तो सर एक और दोहा सुनाएंगे कबीर का दोहा, पत्थर पूजने वाला। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते नीक चाकी भली पिस खाए संसार। क्या बात है। तो इस दोहे से ख़त्म करते हैं कि पत्थरों को पूजेंगे तो पहाड़ पूज जाऊंगा, और जो असली पूजा है वो चाकी को पूजें, जिससे जीवन मतलब वो जीवन जो लौकिक जीवन है, जैसे अब देखें यहाँ होता क्या कि हमेशा आप सोचते हैं कि अगले जन्म में क्या होगा, है ना, हमेशा हमारा जो फोकस होता है कि अगले जन्म में हमें स्वर्ग मिले, मतलब मरने के बाद स्वर्ग में जाऊँ या नर्क में जाऊँ, या अगला जन्म अच्छा हो, इसकी बात हमेशा करते हैं। अभी प्रेजेंट की चिंता नहीं कर रहे। जैसे बुद्ध बोलते हैं कि प्रेजेंट में रहिए, लिव इन प्रेजेंट। जो पास्ट है या अतीत व्यतीत हो गया है, भविष्य अभी आने वाला है। अतीत व्यतीत हो गया है जी, भविष्य आएगा, पता नहीं है कि अगले क्षण हम रहेंगे नहीं रहेंगे। इस क्षण को पूर्णतः जीना है, बिल्कुल उसी क्षण में। तो जैसे इस क्षण में जीना शुरू करेंगे, जो अतीत में जो हुआ भी था नेगेटिव पॉजिटिव, उससे आप मुक्त हो जाते हैं। अब इस क्षण में हैं आप, तो अपने आप स्ट्रेस कम हो गया। तो ऐसी सारी में बातें हमने की, लर्निंग सीखी। हमारे इस वीडियो को बार बार देखिए, बार सुनिए, बार बार इम्प्लीमेंट कीजिए। सुनना फिर इम्प्लीमेंट करना, एक्शन लेने से ही कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू आएगी, कुछ आप सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस मैसेज ऑफ तेज प्रताप सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।